Welcome to the class of Indian Contract Act 1872. In last session students, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ऑल अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि एक इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करते हैं उनको हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं. इट वाज इन सेक्शन 31. So continuing the same topic with next section 32 to 34, today I am going to discuss कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की एनफोर्समेंट कैसे होती है, हाउ वी एनफोर्स देम इन द कोर्ट एंड व्हाट आर दोज कंडीशन जो होने पर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एनफोर्स कर सकते हैं या कि क्या चीज़ ना होने पर हम उनको एनफोर्स नहीं कर सकते. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 32. सेक्शन 32 हमें बताता है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि कंटिंजेंट होते हैं ऑन एन इवेंट हैपनिंग. मींस किसी इवेंट के हैपन होने पर ही वो एनफोर्स होंगे. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको कुछ करना है या कोई काम ऐसा है जो आपको नहीं करना है, बट क्या कंडीशन होने पर, वो जो फ्यूचर इवेंट है वो अगर होगा तो, ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट फ्यूचर इवेंट. सो ऐसे इवेंट्स कब एनफोर्स नहीं होते हैं? दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड. अगर वो फ्यूचर इवेंट हैपन ही नहीं होगा तो जो कंडीशन पर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट भी आप नहीं कर सकते हो. राइट, सो इवेंट हैपन होने पर ही वो एनफोर्स होता है अगर उसकी कंडीशन इवेंट हैपनिंग पर है. वन मोर थिंग, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल. ऑल राइट, इवेंट ही ऐसा था जो फ्यूचर पर डिपेंड था और वो इवेंट अब कतई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो चुका है, then such contract also become void. Now you cannot perform that contract because it's based on the condition of future event which is to be happen, but now it's not happening or it becomes impossible, contract also become void. Let's understand the illustrations related to section 32. आपको I hope पूरी definition समझ में आई है. Illustration से you will get more clear idea. The very first is, suppose A एक contract करता है B के साथ. क्या करता है? टू बाय द बीज हॉर्स, कि मैं तुमसे तुम्हारा घोड़ा खरीदूंगा. ए कहता है बी को जाकर, लेकिन तभी खरीदूंगा अगर ए सर्वाइव्स सी. मीन्स सी की डेथ ए से पहले हो जाती है. ए सी से ज्यादा जिंदगी जी लेता है. ओके, ए सर्वाइव्स सी. नाउ ये कॉन्ट्रैक्ट अब फुलफिल कब होगा? अगर सी की डेथ पहले हो गई, है ना. सो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम. ए की जीते जी मतलब ए की लाइफ टाइम में अगर सी की डेथ नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा. सी की डेथ हो गई तभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और तभी वो बी से घोड़ा उसका खरीद सकता है. ऑल राइट, अनदर इलिस्ट्रेशन. सपोज ए जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है अगेन बी के साथ. किस चीज पर? कि टू सेल अ हॉर्स टू बी, मैं तुम्हें घोड़ा बेचूंगा इतने प्राइस पर. ये ऑलरेडी हो गया डिसाइड. लेकिन कब? इफ सी टू हुम द हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड रिफ्यूजेस टू बाय हिम. ओके, लेकिन कब? अगर जब उसने सी को पूछा है और सी अगर लेने से मना कर देता है, सी खरीदने से मना कर देता है, तब मैं तुम्हें दे दूंगा. बट अगर सपोज सी ने खरीद लिया मुझसे तो फिर मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा. तो ये किस पर डिपेंड हुआ? फ्यूचर इवेंट की सी अगर खरीदता है तो. नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी रिफ्यूजेस टू बाय. अगर सी नहीं मना करेगा तो समझो सी ने खरीद लिया तो वो बी को नहीं दे पाएगा. हाँ, अगर सी मना कर देता है दैट आई विल नॉट बाय योर हॉर्स और इफ ही रिफ्यूजेस देन यस ए देन हैव टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज टू सेल दैट हॉर्स टू बी. ये कंडीशन हो गई. फाइन माय डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जांपल वी हैव. सपोज ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी. ए कहता है बी को कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा लेकिन तभी अगर तुम सी से शादी करोगे तो बी अगर सी से शादी नहीं करता है तो ए भी पैसे नहीं दे पाएगा. अब क्या होता है? सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी. सी ही मर जाता है, मतलब जिसके साथ शादी होनी थी वही पर्सन, उसकी डेथ हो गई. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड.
ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड, बिकॉज यहाँ पर जो कंडीशन थी माय डियर स्टूडेंट, बी से मैरी करना सी को, दैट बिकम्स नाउ इम्पॉसिबल. ओके, और इम्पॉसिबल होने की वजह से दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एज यू सेड, as we read the last line of this section. Now coming to next section, after 32 we have section 33. section 33 बात करता है सेम एनफोर्समेंट की ही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से, बट ऑन द इवेंट नॉट हैपनिंग. अगर आपकी कंडीशन है कि वो इवेंट ना हो तो तभी एनफोर्स होगा. तो इसमें सेम बात है, अगर ना हो तो मतलब आपके फ्यूचर जो इवेंट है वो नहीं होगा, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर पाओगे. लेट्स रीड फर्दर. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ करना है या नहीं करना, बट डिपेंड किस पर है, ऐसा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट दैट डजंट हैपन, जो ना हो तभी. ओके, तो ये कंडीशन या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स हो सकता है, व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल. या तो वो जो फ्यूचर इवेंट है वो ना हो, इम्पॉसिबल हो जाए, बट हाँ अगर वो काम हो जाता है फिर आप कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी कंडीशन ही क्या है, इवेंट नॉट हैपनिंग. इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सेक्शन 32. इलस्ट्रेशन से समझते हैं, एक इलस्ट्रेशन ही काफी है. क्या है, A agrees to pay B a sum of money. A एग्री करता है B के साथ कि मैं तुम्हें पे करूंगा अगर कोई ऐसी शिप, सर्टेन शिप है, डजंट रिटर्न मीन्स वो अगर शिप नहीं आ जाती है तुम्हारे पास, वो रिटर्न नहीं होती है, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा. अब क्या होता है, जब शिप आ रही होती है वो संक हो गई, मतलब डूब गई, तो ऑब्वियसली नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो अब तो भैया ए को कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही पड़ेगा. द कॉन्ट्रैक्ट नाउ कैन बी एनफोर्स्ड बिकॉज नाउ शिप संक्स एंड इट विल नेवर रिटर्न. इजी, नॉट हैपनिंग पर ही था. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 34 वी हैव द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज डिस्कशन. हमने 32, 33 और 34 करना था. सेक्शन 34 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है इवेंट लिंक्ड विद ह्यूमन कंडक्ट. ऐसे इवेंट्स जो कि ह्यूमन कंडक्ट पर डिपेंड करते हैं, कि ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि वो काम जो है वो किसी ह्यूमन पर्सन को करना है. सो व्हेन द इवेंट फॉर विच द पर्टिकुलर वेटिंग जो है वो लिंक करती है किसी फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन पर. ऑलराइट, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल रीड किया था कि इफ बी मैरीज सी तभी ए उसको पैसे देगा. तो ये जो बी मैरी करना था सी को, ये उसका ह्यूमन कंडक्ट था, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा पैसा. That is to say कि contract enforce तभी होगा if certain person is to act in a certain way. The event shall be considered to have become impossible. और वैसा event impossible कब हो जाता है, जब वो person वैसे उस way में काम नहीं करता. If impossible that he should act in that way in any definite time. Alright, तो contingent contracts तभी arise होंगे अगर वो एक human conduct पर depend करता है कोई program, कोई act. केस लॉ से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था हमारा फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का. इससे आपको पूरा कंप्लीट आइडिया मिलेगा. इन फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट में क्या था माय डियर स्टूडेंट, द डिफेंडेंट जो है वो प्रॉमिस करता है टू मैरी द प्लेंटिव ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, कि जिस दिन तुम्हारे फादर की डेथ हो गई उस दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगा. डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किससे किया, प्लेंटिव से. नाउ वाइल द फादर जो है अभी स्टिल अलाइव है, अभी डेथ नहीं हुई है, इतने में वो डिफेंडेंट क्या करता है, ही मैरिड अनदर वुमेन, वो किसी दूसरी वुमेन से शादी कर लेता है. तो भैया प्लेंटिव से तो शादी करने के सारे आसार खत्म हो गए. ही कैन नॉट डू द सेकेंड मैरिज विद हर. So it was held that it had now become impossible that he should marry the plaintiff, and therefore she, that girl, was entitled to sue him for the breach of contract. वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस पर्सन को स्यू कर सकती है. बाय, बिकॉज उसने अपनी तरफ से वो जो इवेंट था उसको फुलफिल नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, उसने वेट ही नहीं किया उसके फादर की डेथ तक और उसने पहले ही शादी कर ली. फाइन. सो विद दिस 3 sections we have discussed. I hope you now understood what exactly the contingent contracts are and what are the condition it depends upon. In next session, we would discuss another features of contingent contract. Till then, stay tuned, keep following, and if you have any doubts or business inquiries, you want notes of any particular act, any particular section, any practice notes, you can mail us on this learnwithnishman@gmail.com.